इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु को पढ़ने वाले हैं। काव्य लक्षण तथा काव्य प्रयोजन पर पहले वीडियो बनाए जा चुके हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के अन्य टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाए जा चुके हैं जो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि काव्य हेतु क्या है और काव्य हेतु के संदर्भ में विभिन्न आचार्यों ने क्या मत प्रस्तुत किए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर काव्य हेतु की बात की जाए तो काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य रचना में समर्थ होता है। काव्य हेतु में हेतु का अर्थ है कारण, अतः इसे काव्य रचना का कारण भी कह सकते हैं। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो काव्य प्रयोजन का अर्थ होता था काव्य का उद्देश्य या काव्य से प्राप्त फल। वहीं काव्य लक्षण का अर्थ होता था काव्य की परिभाषा। उसी तरह काव्य हेतु का अर्थ है काव्य सृजन के कारण, यानी किस कारण से कोई कवि किसी कविता की रचना कर सकता है। कविता करने की कामना तो अनेक व्यक्तियों के मन में होती है। उनमें से अधिकांश प्रयत्न भी करते हैं और जैसे तैसे कविता या पद की रचना भी कर लेते हैं, मगर बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो उत्कृष्ट काव्य का सृजन करने में समर्थ होते हैं तथा जिनकी कृतियाँ कालजयी होकर मानव मात्र को आनंदित करती है, उद्वेलित करती है, मानवीय विवेक और सृजन शक्ति की सार्वभौम तथा अनुपम धरोहर के रूप में सुरक्षित रहती है और मानवीय अस्मिता के उत्कर्ष का प्रमाण बनती है। काव्य सृजन के कारण की व्याख्या के अनेक प्रयास हुए हैं, मगर फिर भी अभी तक कोई स्पष्ट या सर्वमान्य सिद्धांत हमारे सामने नहीं आया है। इस रूप में यह समस्या कवि के व्यक्तित्व की भी समस्या बन जाती है। कवि के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी विशिष्ट शक्ति है जिससे वह उत्कृष्ट काव्य सृजन करने में सफल होता है तथा काव्य सृजन में व्यापार का स्वरूप क्या है। इस संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो आइए हम बारी बारी से सभी विद्वानों के मत को देखते हैं। इस क्रम में सबसे पहले आचार्य वामा आते हैं। वामा लिखते हैं, जड़ बुद्धि के लोग गुरु के उपदेश से शास्त्र का अध्ययन करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु काव्य किसी प्रतिभाशाली के द्वारा ही रचा जा सकता है। प्रतिभा के अतिरिक्त शब्दशास्त्र और पद पदार्थ का ज्ञान तथा अन्य कवियों की रचनाओं का अध्ययन भी काव्य रचना के लिए आवश्यक है। वामा ने यहाँ पे 3 शब्द प्रमुख बताए हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। यहाँ प्रतिभा से तात्पर्य है ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा, यानी किसी व्यक्ति में जन्मजात प्रतिभा हो तो वो कविता की रचना कर सकता है। कोई आम आदमी कविता की रचना नहीं कर सकता है। कविता की रचना करने के लिए किसी व्यक्ति में ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा होती है। तथा व्युत्पत्ति से उद्देश्य है किसी चीज़ को पढ़कर सीखना और किसी के उपदेश से, जैसे यहाँ बताया गया है गुरु के उपदेश, शास्त्र का अध्ययन, शब्द शास्त्र, पद पदार्थ अध्ययन आदि से व्युत्पत्ति होती है और हम काव्य रचना को सीखते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया है अभ्यास। इन्होंने बताया जड़ बुद्धि, समर्थ और अध्ययन ज्ञान। यहाँ इन्होंने अभ्यास की ओर इशारा किया है, यानी बार बार प्रैक्टिस करने से भी हमें निपुणता मिलती है। तो यहाँ मूल रूप से इन्होंने बताया कि ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा हो तभी कोई व्यक्ति कविता की रचना कर सकता है। अगर प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को त्रासने के लिए व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की आवश्यकता है। व्युत्पत्ति यानी अपने आसपास से सीखना, अपने गुरु के उपदेशों से शास्त्र का अध्ययन करके सीखने की ज़रूरत है, और अभ्यास यानी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके बाद आचार्य दंडी आते हैं। आचार्य दंडी ने कहा है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुति च बहुनिर्मलम आनंद स्वभियोग्योस्या कारण्य काव्य संपदा। अर्थात यहाँ पर दंडी काव्य के प्रमुख हेतुओं पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि काव्य संपदा के कारणों में नैसर्गिकी प्रतिभा
बहुत सारे शास्त्रों को सुनने से प्राप्त निर्मल बुद्धि और निरंतर तीव्र अभियोग या अभ्यास की जरूरत है। यहाँ पर भी प्रतिभा को मुख्य माना गया है। आचार्य दंडी के अनुसार बिना प्रतिभा के भी कभी कभी बहुज्ञता और अभ्यास के आधार पर भी कोई व्यक्ति काव्य की रचना करने में समर्थ हो जाता है, मगर उन्होंने यह विवेचन नहीं किया है कि उक्त दोनों प्रकार के काव्यों में कोई अंतर होता है या नहीं, परंतु उनके कहने की शैली से यह स्पष्ट होता है कि वह प्रतिभा को नैसर्गिक मानते हैं, यानी वह अभ्यास आदि से उत्पन्न नहीं हो सकती। यानी यहाँ भी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा की बात की जा रही है और वे प्रतिभा को ही सबसे प्रधान हेतु या कारण मानते हैं। इसके बाद आचार्य वामन आते हैं। आचार्य वामन ने हेतु को काव्यांग कहा है। उन्होंने काव्यांगों की विस्तार से व्याख्या करते हुए उनके अंतर्गत काव्य रचना के लिए अपेक्षित अनेक गुणों की चर्चा की है। वामन के अनुसार काव्यांग 3 होते हैं: लोक, विद्या और प्रकीर्ण। लोक से अभिप्राय है कि कवि को जीवन एवं जगत का व्यापक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहीं से वह काव्य वस्तु प्राप्त करता है, यानी कवि को लौकिक ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद विद्या, इसके अंतर्गत उन्होंने शब्दशास्त्र, कोश, छंदशास्त्र, कला, कामशास्त्र और राजनीति के ज्ञान की चर्चा की है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनके ज्ञान के अभाव में काव्य की रचना नहीं कर सकता, मगर ये सारे तत्व व्युत्पत्ति या निपुणता के अंतर्गत आते हैं। मम्मट ने निपुणता की व्याख्या करते हुए कहा भी है कि वह लोक काव्य और शास्त्र के ज्ञान से प्राप्त होती है, यानी यहाँ इन्होंने व्युत्पत्ति यानी शास्त्र ज्ञान की बात बताई है। उसके बाद ये प्रकीर्णन की बात बताते हैं। इनके काव्यांग में तीसरा है प्रकीर्णन, यानी फैला हुआ, विस्तृत या अन्य गुण। प्रकीर्णन के अंतर्गत वामन ने कुल 6 अव्ययों का वर्णन एवं व्याख्या की है, जिसमें पहला है लक्ष्यज्ञत्व, यानी अन्य महान काव्यों का अध्ययन एवं अनुशीलन। इसके बाद दूसरा है वृद्ध सेवा, यानी गुरुओं आदि से प्राप्त शिक्षा या ज्ञान। उसके बाद तीसरा है अभियोग, यानी गुरुओं के निर्देशन में काव्य रचना का अभ्यास करना। उसके बाद चौथा है अवेक्षण, यानी अपनी रचना की प्रत्येक दृष्टि से आलोचना, अवेक्षण अर्थात उपयुक्त पदों का चयन और अनुपयुक्त पदों का वर्जन। इसके बाद पांचवा है अवधान, यानी चित्त की एकाग्रता। इसके बाद छठा है प्रतिमान, यानी पूर्व जन्मों से प्राप्त संस्कार, जिसे वामन ने काव्य बीज माना है। तो इस प्रकार इन्होंने भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही आगे बढ़ाया है। इसके बाद आगे आचार्य रुद्रट आते हैं। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा को 2 भागों में बांटा है, सहजा एवं उत्पदा। सहजा यानी देवीय प्रतिभा, ईश्वरीय प्रतिभा, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा, और उत्पदा यानी अभ्यास, काव्यशीलन, लौकिक प्रतिभा। इसके बाद आचार्य राजशेखर आते हैं। राजशेखर ने काव्य हेतु को काव्य माताएं कहा है। राजशेखर ने सभी आचार्यों की तरह सिर्फ कवियों की प्रतिभा का वर्णन नहीं किया, अपितु पाठकों की प्रतिभा की भी चर्चाएं की हैं तथा उसका व्याख्या से वर्णन किया है। राजशेखर ने प्रतिभा को 2 भागों में बांटा है, एक कार्यित्री और दूसरा भावयित्री। कार्यित्री प्रतिभा कवि की प्रतिभा होती है, वहीं भावयित्री प्रतिभा पाठक की प्रतिभा होती है, यानी सहृदय, सामाजिक, भावक, श्रोता और दर्शक आदि यानी पाठकों की प्रतिभा। कार्यित्री में कवि की प्रतिभा में वो बताते हैं कि इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा है, सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक। सारस्वत यानी बिना प्रयत्न के प्राप्त प्रतिभा, जन्मजात संस्कार से, दैवीय प्रदत्त से प्राप्त प्रतिभा। वहीं आभ्यासिक यानी अभ्यास से प्राप्त
प्रतिभा। औपदेशिक यानी व्युत्पत्ति या गुरु उपदेश शास्त्र अध्ययन से उत्पादित प्रतिभा। भाववितरित प्रतिभा को आचार्य राजशेखर ने 4 भागों में बांटा है। पहला, अरोचकी। अरोचकी यानी आलोचक नकारात्मक अर्थ में, ऐसे पाठक जो किसी भी अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी रचना में सिर्फ बुराई ही निकालते हैं, तो उसे उन्होंने अरोचकी कहा है। उसके बाद दूसरा उन्होंने बताया है मत्सरी यानी ईर्ष्या। ईर्ष्या या जलन के ही भाव से किसी रचना को देखना, अतः ईर्ष्या भाव से अच्छी रचना में भी बुराई निकाल लेना, तो इसे उन्होंने मत्सरी भाववितरित प्रतिभा बताया है। उसके बाद उन्होंने बताया शतरीन मगवाहरी यानी ऐसे पाठक या आलोचक जो बुरी से बुरी रचना में भी खूबी निकाल दे। तथा उसके बाद उन्होंने चौथा बताया तत्वामिनिवेशी, ऐसे पाठक या आलोचक जो परख कर ही किसी रचना की आलोचना या समीक्षा करते हैं। तो इस प्रकार आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा को 2 भागों में बांटा, एक कवि की प्रतिभा और एक पाठक की प्रतिभा। कवि की प्रतिभा यानी कारित्री प्रतिभा को उन्होंने 3 भागों में बांटा, जिसमें सारस्वत यानी बिना प्रयत्न या बिना प्रयास के ही जो जन्मजात प्रतिभा है कवि को, वो उन्होंने बताया सारस्वत है। उसके बाद अभ्यासिक यानी अभ्यास से प्राप्त की गई प्रतिभा, उसे उन्होंने अभ्यासिक प्रतिभा बताया। और औपदेशिक यानी व्युत्पत्ति या गुरु उपदेश शास्त्र अध्ययन से उत्पादित प्रतिभा को इन्होंने औपदेशिक प्रतिभा बताया। वहीं पाठकों के प्रतिभा को 4 भागों में इन्होंने बांटा है, जहां भाववितरित प्रतिभा को इन्होंने बताया कि अरोचकी जो इसका पहला भाग है, जिसमें ऐसे पाठक होते हैं जो अच्छी से अच्छी कविता में भी बुराई निकाल लेते हैं। वहीं दूसरे मत्सरी हैं जो ईर्ष्या भाव से किसी रचना अच्छी हो या बुरी, उसमें ईर्ष्या भाव से बुराई निकाल लेते हैं। उसके बाद तीसरा इन्होंने बताया शतरीन मगवहारी, ऐसे पाठक या आलोचक जो बुरी से बुरी रचना में भी यानी सकारात्मक अर्थ निकाल लेते हैं, उसमें कुछ खूबियाँ निकाल लेते हैं। और उसके बाद इन्होंने बताया तत्वविनिमेषी, जो ऐसे पाठक जो रचना को परख कर उसकी आलोचना और समीक्षा करते हैं। इस प्रकार हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि संस्कृत के आचार्यों ने काव्य हेतु में प्रधान प्रतिभा को ही माना, यानी कोई कवि तभी किसी कविता की रचना कर सकता है जब उसमें ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा हो। तो अगर हम उर्दू के शायर की बात करें तो एक शायर है नासिक, इन्होंने लिखा है इश्क को दिल में जगह दे नासिक, इल्म से शायरी नहीं आती। नासिक के इस शेर की व्याख्याएं तो अनेकानेक हो सकती है, जिनमें से एक है कि सिर्फ शास्त्र ज्ञान से ही काव्य रचना नहीं होती, कवि में भाव का होना भी आवश्यक है, क्योंकि रगों में दौड़ते फिरने से हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या। तो इस प्रकार विभिन्न आचार्यों ने, विभिन्न चिंतकों ने अपने अपने विचार काव्य हेतु के संदर्भ में प्रस्तुत किए, जिसमें हमें मुख्यतः 3 बात सामने आई: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा से तात्पर्य ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा से है। व्युत्पत्ति यानी निपुणता। व्युत्पत्ति का अर्थ विशेष उत्पत्ति या काव्य हेतु के संदर्भ में इसका अर्थ है ज्ञान संवर्धन या ज्ञान अर्जन। शास्त्रों एवं गुरु उपदेशों से ज्ञान की उत्पत्ति ही व्युत्पत्ति है। इसके बाद अभ्यास है। सहजा एवं उत्पदा दोनों ही प्रतिभाओं को अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि कवि वृंद कहते हैं करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर परत निशान। जिस प्रकार कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने से रगड़ के निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार लगातार अभ्यास से अल्प बुद्धि या जड़मति भी बुद्धिमान या सुजान बन सकता है। तो इस प्रकार विभिन्न आचार्यों के मत थे। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काव्य शास्त्र के अन्य टॉपिक पर भी
वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। धन्यवाद।